विवेचना जुडिशरी एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास। तो चलिए चैप्टर 4 अबेटमेंट हम देख रहे थे और 46 सेक्शन तक हम कर चुके हैं। यहाँ 47 सेक्शन हम देखेंगे। अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब क्या है? यहाँ बैठे हुए हम अबेट कर रहे हैं किसी पर्सन को जो कि इंडिया से बाहर रह रहा है और वो हमारी अबेटमेंट से, हमारे उकसावे के कारण वहाँ पर कोई अपराध कर रहा है, तो उस सूरत में क्या होगा? तो ये देख रहे हैं, अ पर्सन अबेट्स, तो भी अबेटमेंट का वो ऑफेंस माना जाएगा। क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि अपराध कहाँ हुआ है? अपराध तो यहाँ हुआ ही नहीं, इंडियन टेरिटरी में तो हुआ नहीं है, तो अपराध कहाँ हुआ है? तो अपराध कहाँ है? यदि हम यहाँ बैठ के कोई भी अपराध की साजिश रचते हैं या कोई अपराध के लिए उकसाते हैं, वो अपराध भले ही विदेश में हुआ हो और किसी विदेशी ने ही किया हो, लेकिन उसके लिए हम यहाँ लायबल है और जो अपराध वहाँ हुआ है उसके लिए जो अबेटर है उसको पनिशमेंट मिल सकती है। लेट्स सी द सेक्शन व्हाट इट सेज। अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता हु इन इंडिया अबेट्स। इन इंडिया अबेट्स, तो मेन क्या है कि भारत के अंदर अबेट कर रहा है। द कमीशन ऑफ एनी एक्ट विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, ये वर्ड हम पहले भी डिस्कस कर सके हैं। विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया समझ में आता है कि भारत की सीमा के बाहर, लेकिन विदाउट का मतलब यहाँ ये है कि जैसे एम्बेसीज है, वो एम्बेसीज में हमारी प्रॉपर्टी है बाहर, हमारे लोग वहाँ काम कर रहे हैं और वो भारत का ही अभिन्न हिस्सा है, लेकिन भारत की टेरिटरी में नहीं है। तो इसी तरह से कोई इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया का इंस्टीट्यूशन है, इंडिया के लिए काम कर रहा है, लेकिन कर रहा है किसी फॉरेन लैंड के ऊपर, तो वो विदाउट एंड बियॉन्ड। बियॉन्ड का तो मतलब आपको स्पष्ट ही है। विच कुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया, यदि वो भारत में कमिट होता तो वो ऑफेंस होता। तो इसी तरह से जब भी कोई इंडियन या इंडिया से कोई बंदा इंस्टिगेट करता है किसके लिए, किसी अपराध करने के लिए, किसी फॉरेनर को या किसी इंडियन को भी, और अपराध कहाँ हो रहा है? बियॉन्ड इंडिया हो रहा है, तो विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया हो रहा है, तो वो भी, उसके लिए भी ही इज लाइबल एज सच, कि जैसे वो अपराध यहाँ हुआ हो। तो इलस्ट्रेशन देखिए। ए इन इंडिया इंस्टिगेट बी अ फॉरेनर इन कंट्री एक्स टू कमिट अ मर्डर इन दैट कंट्री, ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर। बिल्कुल क्लियर है। किसी फॉरेनर को उसने यहाँ से अबेट किया है और किसी वहाँ पर एक्स कंट्री के अंदर मर्डर करने के लिए, तो ही इज लायबल फॉर द सेम। आगे देखो, अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया। अब उल्टा हो गया ये कि ये कहाँ हो रहा है? अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया हो रही है फॉर एन ऑफेंस इन इंडिया, और ऑफेंस कहाँ हो रहा है? इंडिया में हो रहा है। इससे पहले सेक्शन में हमने क्या देखा था? अबेटमेंट इंडिया में हो रही थी, ऑफेंस बाहर हो रहा था। अब यहाँ देखते हैं क्या सूरत रहती है। अब ए पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता हु विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया अबेट्स द कमीशन ऑफ एनी एक्ट इन इंडिया विच वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया। तो जैसे हम प्रत्यार्पण की बात करते हैं, वहाँ बैठ के सैयद जैसे लोग पाकिस्तान के अंदर बैठकर यहाँ पर अंजाम देते हैं अपराध को, आतंकवाद को, तो वो सारे भी कैसे लायबल है? सेम उसी तरह से लायबल है कि जैसे कि उन्होंने इंडिया में बैठ के ही अपराध किया हो। तो यहाँ पर उनको भी हम पनिश कर सकते हैं अबेटमेंट के लिए। अबेटमेंट मीन्स सेम अपराध के लिए। अब देखिए यहाँ इलस्ट्रेशन देखिए। ए इन कंट्री एक्स, किसी एक्स कंट्री में है ए, वो इंडियन भी हो सकता है, वो वहाँ का नागरिक भी हो सकता है, ही कैन बी एनीबडी। इंस्टिगेट बी, बी को इंस्टिगेट करता है टू कमिट अ मर्डर इन इंडिया। ये जिसको इंस्टिगेट कर रखा है ये भी कोई फॉरेनर भी हो सकता है, ये कोई इंडियन भी हो सकता है, किसी को भी यहाँ कमिट अ मर्डर इन इंडिया, ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर। तो ए के ऊपर हम मर्डर के चार्जेस लगा सकते हैं। क्लियर? हम नाउ सी 49 पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर इट्स पनिशमेंट। बहुत सारी जगह हमने क्या है, पनिशमेंट्स दे रखी है। कोई अपराध होता है तो उसकी कितनी पनिशमेंट है, उस अपराध के लिए प्रयास किया जाता है तो अटेम्प्ट के लिए कितनी पनिशमेंट है, अनसक्सेसफुल होता है तो, और बहुत सारी जगह ऐसी होती है कि हर जगह ये देना संभव नहीं है। तो अबेटमेंट के लिए जहाँ पनिशमेंट दी हुई है वहाँ तो ठीक है,
लेकिन ये किन के लिए है? ये उनके लिए है जहां पर अबेटमेंट के लिए पनिशमेंट नहीं दी हुई है। तो लेट्स सी सेक्शन 49, whoever abates any offense shall, if the act abated is committed in consequence of the abatement, in consequence मतलब जिस चीज के लिए अबेट कर रहा है वही किया है, and no express provision is made by this संहिता for the punishment of such abatement, और इसमें BNS में कोई प्रोविजन नहीं दे रखा है उसके पनिशमेंट के, उसके लिए बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। तो जो ऑफेंस हुआ है जिसके लिए अबेट किया था, मर्डर के लिए अबेट किया था, तो ही विल बी लायबल फॉर मर्डर अबेटर, और यदि ग्रीवियस हर्ट के लिए किया है तो ग्रीवियस हर्ट के लिए। तो कहने का मतलब ये है जिस चीज़ के लिए उन्होंने अबेट किया था वही ऑफेंस की पनिशमेंट उसको मिलेगी। एक्सप्लेनेशन देखिए, एन एक्ट और ऑफेंस इज सेड टू बी कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट when it is committed in consequence of the instigation or in pursuance of the conspiracy or with the aid which constitute the abatement। तो यहाँ पर कंस्पिरेसी को भी अलग तरह समझेंगे, और जो क्रिमिनल कंस्पिरेसी इससे अलग है वो अलग है, अबेटमेंट में कंस्पिरेसी अलग है। तो यहाँ पर क्या है, जिस चीज़ के लिए उन्होंने कमिट किया है वही यदि हुई है तो उसके बारे में बात कर रहे हैं ये। तो इसके इलस्ट्रेशन देखें, ए इंस्टिगेट बी टू गिव फॉल्स एविडेंस, बी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन कमिटेड दैट ऑफेंस, ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग दैट ऑफेंस एंड इज लायबल टू बी पनिश्ड सेम एज बी। तो ठीक है, उसने किसी को झूठी गवाही देने के लिए प्रेरित किया, उस व्यक्ति ने झूठी गवाही दे दी, तो झूठी गवाही की जो सजा होती है वो उस व्यक्ति को भी मिलेगी, बी को भी मिलेगी और ए को भी, क्योंकि ए ने उसको इंस्टिगेट किया था। इलस्ट्रेशन आगे देखें, ए एंड बी कंस्पायर टू पॉइजन जेड, ए इन परसुएंस ऑफ द कंस्पिरेसी प्रोक्योर्स द पॉइजन एंड डिलीवर इट टू बी इन ऑर्डर दैट ही मे एडमिनिस्टर टू जेड, बी इन परसुएंस ऑफ द कंस्पिरेसी एडमिनिस्टर द पॉइजन टू जेड इन एज एब्सेंस एंड देयरबाय कॉजेज जेड डेथ। So here B is guilty of murder, A is guilty of abetting that offense by conspiracy and is liable to the punishment of murder। तो अब क्या है, क्योंकि एक्ट किसने किया है, दोनों ने कंस्पायर किया था। कंस्पिरेसी किसकी थी, ए की और बी की। ए उस समय हाजिर नहीं था, लेकिन कंस्पिरेसी की वजह से, अबेटमेंट की वजह से, क्योंकि ये अब कंस्पिरेसी कैसी मानी जा रही है, अबेटमेंट के लिए, तो उसकी वजह से हालांकि वो हाजिर नहीं था, फिर भी बी किसके लिए मर्डर है, गिल्टी है मर्डर के लिए, और ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग एन ऑफेंस ऑफ कंस्पिरेसी, तो वो भी उसकी पनिशमेंट के लिए लायबल है, एंड दैट इज मर्डर। हमने ऊपर देखा है, जो अपराध हुआ है अबेटर को भी वही सजा उस अपराध की दी जाएगी। नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 50, पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ पर्सन अबेटेड डज एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ अबेटर। अब इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने किसी को कहा कि भाई जाओ उसके हाथ पैर तोड़ दो, और वो उसको मार ही आया। मैंने किसी घर में कहा कि जाओ भाई वहाँ से चोरी कर लो, और वो चोरी के अलावा भी उसने कुछ कर दिया, तो मेरी जिम्मेवारी कितनी है, उतनी ही जितना मैंने कहा था, या जो भी उसने किया है उस सब के लिए मैं लायबल हूँ। आइए देखते हैं सेक्शन 50 इस बारे में। Whoever abates the commission of an offence shall, वर्ड है shall, यानी कि पक्का पक्का। तो whoever abates the commission of an offence shall, if the person abates does the act with different intention, अलग इंटेंशन से, और knowledge from that of abater, abater से अलग है, be punished with the punishment provided for the offence which would have been committed if the act has been done with the intention or knowledge of the abater and with no other। तो यहाँ ये क्या क्लियर कर रहे हैं, यहाँ इस चीज को क्लियर कर रहे हैं ये कि जो पनिशमेंट है वो किस चीज के लिए मिलेगी, यदि उसकी इंटेंशन अलग है, डिफरेंट इंटेंशन। whoever abates the commission of an offence shall, if the person abated does the act with different intention, अलग इंटेंशन से कर रहा है, वो सेम इंटेंशन से नहीं कर रहा, और नॉलेज फ्रॉम दैट, या उसका नॉलेज भी क्या है, अबेटर से अलग है, बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस विच वुड हैव बीन कमिटेड इफ, तो उसके लिए भी वही पनिशमेंट मिलेगी, इफ द एक्ट हैज बीन डन विद द इंटेंशन और नॉलेज ऑफ द अबेटर एंड विद नो अदर, उसके अलावा कोई नहीं।
तो क्लियर है। यहाँ भी इसलिए है कि मिसकंसेप्शन हो जाए, कुछ और हो जाए, कई बार वैसा परफॉर्म नहीं हो पाता जैसा वो चाह रहे हैं, तो भी अब इसको और आगे क्लियर करेंगे इस चीज़ को बिल्कुल ही, तो भी वो लाइबल होगा, क्योंकि वो कर किसके लिए रहा है, भले ही इंटेंशन अलग हो उसकी, भले ही उसको नॉलेज नहीं हो तो भी, लेकिन अबेटमेंट्स के जरिए ही वो काम कर रहा है, तो इसलिए वो बराबर लाइबल होगा। अब आगे देखो, लाइबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन वन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन। अब वहाँ तो था, क्या था कि जो काम कर रहा है, जिसको उसने अपराध करने के लिए कहा है, उसके इंटेंशन नॉलेज अलग है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अबेट तो किया था किसी और काम के लिए, और क्या है, काम उसने कुछ और कर दिया, तो उस सूरत में क्या होगा। दोनों में आप अंतर समझ गए। एक में मैंने जो बात कहा, मेरी इंटेंशन कुछ और रही, सामने वाले की इंटेंशन, जिसको मैंने उकसाया उसकी इंटेंशन कुछ और रही, मैं किसी और नॉलेज से कह रहा था, वो किसी और नॉलेज से उसने काम किया, तो हम बोथ आर लायबल। इस चीज़ के लिए नहीं कहा जा सकता कि इसने तो अलग इंटेंशन से काम किया है या इसको तो अलग नॉलेज से काम किया है, तो इस चीज़ की प्ली हम नहीं ले सकते, ये कोई बचाव नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो, इसमें क्या है कि उसने काम ही अलग कर दिया, जो मैंने अबेट करने के लिए कहा था उससे अलग काम कर दिया है, तो उस सूरत में क्या होगा, तो वो देखते हैं। When an act is abated and a different act is done, मैंने कुछ करने के लिए कहा था, कर कुछ दिया, the abater is liable for the act done in the same manner and to the same extent as if he had directly abated it। तो वो किस लिए, वो भी लाइबल होगा, उसी तरीके से लाइबल होगा जैसे उसने कहा, लेकिन प्रोवाइडेड दैट the act done was probable consequence of abatement and was committed under the influence of the instigation or with the aid or in pursuance of the conspiracy which constituted the abatement। तो अब इसको समझो, ये क्या कहना चाह रहा है कि कई बार इन परसुएंस ऑफ, जो हम काम कर रहे हैं उस काम की वजह से ही दूसरा काम करना पड़ा। जैसे उदाहरण के लिए, चोरी करने गया था मैं, लेकिन मैं वहाँ पकड़ा गया। अब पकड़ा गया तो मुझे अपने बचाव में तो कुछ करना पड़ेगा ना, तो मैंने अपने बचाव में किसी को ग्रीवियस हर्ट पहुंचा दी या मैंने मर्डर कर दिया, तो क्या है, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ। और यदि इंस्टिगेटर जो अबेट कर रहा है उसने कहा कि ये अपने उसके लिए ले, पिस्टल ले ले, उसने मेरे को पिस्टल दे के भेजा, तो इसका मतलब क्या है, ही इज़ वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि चोरी करते वक्त इसकी जान का रिस्क हो सकता है, तो इसने पिस्टल किस लिए दी है। हालांकि उसने नहीं कहा कि किसी को मार के आना है, उसने सिर्फ चोरी करने के लिए कहा है, लेकिन इन परसुएंस ऑफ, वो करते वक्त, उसी काम को अंजाम तक पहुंचाते वक्त कुछ और कर दिया गया, तो इन परसुएंस ऑफ। ठीक है, तो वो भी अबेटमेंट में आएगा। लेट्स सी द इलस्ट्रेशन। ए इंस्टिगेट अ चाइल्ड टू पुट पॉइजन इनटू द फूड ऑफ जेड। जेड के खाने में उसने पॉइजन मिलाने के लिए कहा है, चाइल्ड को उसने चुन लिया, तो चाइल्ड किस में आ जाएगा, वो तो कोई ऑफेंस होगा नहीं, तो सीधे सीधे कौन लाइबल है, अबेटर लाइबल है, क्योंकि चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7 ईयर, तो वो तो सारा ऑफेंस माना ही नहीं जाएगा उस, वो जो भी कर रहा है। एंड गिव हिम पॉइजन फॉर दैट पर्पज, किसके लिए, उसको मारने के लिए। द चाइल्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन बाय मिस्टेक पुट द पॉइजन इनटू द फूड ऑफ वाई, और गलती से वो किसके में डाल देता है, जेड की जगह वाई के उसके अंदर वो डाल देता है, और वाई क्या करता है, विच इज बाय द साइड ऑफ दैट ऑफ जेड, जेड के बराबर में बैठा हुआ था। हियर इज द चाइल्ड वॉज एक्टिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एज इंस्टिगेशन। ए इंस्टिगेशन की, ए ने इंस्टिगेट किया था, उसके यदि प्रभाव के अंदर काम कर रहा है, तो एंड द एक्ट डन वॉज अंडर द सर्कमस्टेंस ऑफ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट। उसने जहर डालने के लिए कहा था, उससे गलती हो गई, वो किसकी जगह, जिसको देना था वाई को देना था, लेकिन किसको दे दिया, वो जेड को देना था, दे किसको दिया, वाई को। एंड द एक्ट डन वॉज अंडर द सर्कमस्टेंस ऑफ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट इज लाइबल इन द सेम मैनर एंड सेम एक्सटेंट एज इफ he has instigated the child to put poison into the food of Y। तो वो इस चीज़ का प्ले नहीं ले सकता, इस चीज़ को लेकर नहीं चल सकता कि मैंने तो जेड को मारने के लिए कहा था, जेड तो मरा ही नहीं, तो मेरे को सजा किस बात की। जेड को मारने के लिए कहा था, लेकिन जेड को
मारते मारने के लिए ही उसने गलतफहमी में किसको दे दिया, वाई को दे दिया। तो ये जो इंस्टिगेशन हुई थी ये तो जेड को मारने के लिए हुई थी, लेकिन जो कर रहा है उसकी गलती की वजह से कौन मर गया, वाई। तो यही माना जाएगा कि जैसे वाई को मारने के लिए उसने इंस्टिगेट किया हो, तो इसकी बराबर सजा उसको मिलेगी। बी देखो, ए इंस्टिगेट बी टू बर्न्स जेड हाउस, बी सेट फायर टू द हाउस एंड एट द सेम टाइम कमिट थेफ्ट ऑफ द प्रॉपर्टी देयर। A, though guilty of abetting the burning of the house and is not guilty of abetting the theft, for the theft was a distinct act and not a probable consequence of the burning. A ने B को कहा, किसके लिए कहा कि जेड के घर को आग लगा दे। तो उसने तो इंस्टिगेट किया था जेड के घर को आग लगाने के लिए। उसने सोचा आग तो लगी रही है, ये अच्छी चीज़ें हैं, ये मैं चुरा क्यों ना लूँ। तो उसने वहाँ से चुरा ली, लेकिन इस चुराने के लिए उसने ना तो इंस्टिगेट किया था ना उसने कहा था। तो ये क्या हो गया, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं हो गया। यदि आग लगाते वक्त कोई उसको रोकने का प्रयास करता, उसमें झगड़ा हो जाता, मारपीट हो जाती, वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस हो सकता था। या आग लगाते वक्त कोई रोकता और वो उसको चोट पहुंचा देता, वो भी प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस हो सकता था। बट दिस एक्ट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। डिफरेंट क्यों है कि ये इट इज़ नॉट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट एक्ट। ये तो क्या है, इट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट एक्ट। उसने चोरी की है, उसकी नीयत खराब हो गई है। उसने ऐसा कहा ही नहीं था कि आग लगाने से पहले कुछ चुरा लेना या ये कर लेना, फ़ायदा हो सके तो उठा लेना, ऐसा कुछ उसने कहा ही नहीं था। तो यहाँ पर क्या हो गया ये एक्ट अलग हो गया। तो अबेटर जो है वो इस एक्ट के लिए, थेफ्ट के लिए, ही इज़ नॉट लायबल, बाकी के लिए लायबल है। तो ये इलस्ट्रेशन थोड़ी सी अलग इसलिए, ये समझाने के लिए कि कॉन्सिक्वेंस क्या होगा और क्या नहीं होगा, वो भी क्लियर होना चाहिए। सी देखिए, ए इंस्टिगेट बी एंड सी टू ब्रेक इनटू अ इनहेबिटेड हाउस एट मिडनाइट फॉर द पर्पस ऑफ रॉबरी एंड प्रोवाइड देम विद आर्म्स फॉर द पर्पस। ए क्या करता है, बी और सी को उकसाता है, तैयार करता है रॉबरी करने के लिए किसी घर के अंदर रात को, और उनको क्या दे देता है, हथियार दे देता है। अब हथियार देता है तो किसके लिए देता है, वो उनके बचाव के लिए। तो अब यदि उन पर कोई आपत्ति आएगी तो उस हथियार का यूज़ करेंगे, तो दैट विल बी द प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट एक्ट। तो यहाँ पर यदि ऐसा करते वक्त कुछ गलत हो जाता है तो अबेटर विल ऑल्सो बी लायबल। देखते हैं क्या होता है। बी एंड सी ब्रेक इनटू द हाउस एंड बीइंग रजिस्टर्ड बाय जेड, one of the inmates murder Jed. Here, if the murder was the probable consequence of the abatement, A is liable for the punishment provided for murder. तो इसमें क्या है, उन दोनों में से वो रोकने की कोशिश करता है रॉबरी को, और उस दौरान एक से मर्डर हो जाता है। तो यदि मर्डर हो जाता है तो बिकॉज इट इज़ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट दे वर डूइंग, उसी का। क्योंकि कौन अपने घर के अंदर चोरी होने देगा, कौन अपने घर के अंदर रॉबरी होने देगा, और उनको बचाने का पूरा अधिकार है। यदि उस बचाव के अंदर उनसे मर्डर हो जाता है तो दैट विल बी कंसिडर एज ए प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट एक्ट, और ए क्या हो जाएगा, ए विल बी लायबल फॉर अबेटमेंट। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा और लेते हैं, एक दो। अबेटर व्हेन लायबल टू क्युमुलेटिव पनिशमेंट फॉर एक्ट अबेटेड एंड फॉर एक्ट डन। एक्ट जो हुआ था वो अबेट किया था वो, और एक्ट डन है, तो उन दोनों के लिए क्या होगा, कम्युलेटिव पनिशमेंट। देखते हैं इसमें क्या कहता है सेक्शन 52। इफ द एक्ट फॉर विच द अबेटर इज लायबल अंडर सेक्शन 51 इज कमिटेड इन एडिशन टू द एक्ट अबेटेड एंड कॉन्स्टिट्यूट अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस, द अबेटर इज लायबल टू बी पनिश्ड फॉर ईच ऑफ द ऑफेंसेस। ठीक है, ये हमने देखा है 51 के अंदर। वो चोरी करने जाते हैं, कोई बीच में आ जाता है, रेसिस्ट करता है, तो वो क्या है, मर्डर कर देता है, तो ही इज़ ऑल्सो लायबल फॉर मर्डर। तो मर्डर के लिए भी लायबल है। ठीक है, आगे इलस्ट्रेशन देखो इसकी। ए इंस्टिगेट बी टू रजिस्ट बाय फोर्स अ डिस्ट्रेस मेड बाय पब्लिक सर्वेंट, बी इन कॉन्सिक्वेंस रजिस्ट that distress. In offering the resistance, B voluntarily causes grievous hurt to the officer executing the distress. A and B has committed both the offense of registering the distress and
the offense of voluntarily causing grievous hurt, B is liable to be punished for both these offenses, and if A knew that B was likely voluntary to cause grievous hurt in resisting the distress, A will also be liable to the punishment for each of the offense. अब ये क्या कह रहे हैं वही बात आ रही है इसमें। यदि मुझे पता है कि जिस काम के लिए मैं उकसा रहा हूँ, जिस काम के लिए मैं प्रेरित कर रहा हूँ, उस काम को करते वक्त क्या क्या प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, यदि मुझे इस चीज़ की नॉलेज है और उनमें से कोई भी एक चीज़ घटित हो जाती है, तो क्या होगा, वो किसके अंदर आ जाएगा, वो मैं भी सेम एक्ट के लिए एंटाइटल हो जाऊंगा पनिशमेंट के लिए। जैसे हमने ऊपर देखा था, चोरी करने गए थे, मर्डर कर दिया, तो यदि मुझे पता है कि चोरी करते वक्त मर्डर भी हो सकता है, मैं वेपन दे के भेज रहा हूँ, आर्म्स दे के भेज रहा हूँ, तो मुझे पता है इस चीज़ का। लेकिन यदि कोई चीज़ मेरी नॉलेज में नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, या प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस की कैटेगरी में नहीं आती, या ऐसा कोई दूर दूर तक कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, देन आई एम नॉट लायबल। तो उसी चीज़ को ये क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं केवल उसी के लिए होऊंगा जो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और के लिए नहीं। तो यहाँ पर यदि उस दौरान कुछ ऐसा होता है तो मैं बराबर लायबल हूँ, जो अवेट कर रहा है वो भी। 53 देखिए, तो 53 क्या है, लायबिलिटी ऑफ एन अबेटर फॉर एन इफेक्ट caused by act abated different from the intended by abater। अब यहाँ थोड़ा सा अलग हो गया, पहले हम वही बात कर रहे थे, कॉन्सिक्वेंस की बात कर रहे थे, किस इन परसुएंस ऑफ की बात कर रहे थे, कोई काम कर रहे हैं और उसी में कोई चीज़ और घटित हो जाती है, लेकिन यहाँ ऑल टुगेदर डिफरेंट है, कहा गया अलग है, किया गया अलग है, इंटेंशन जो है वो अलग है दोनों। तो अब देखते हैं, व्हेन an act is abated with the intention on the part of abater of causing a particular effect, and an effect for which the abater is liable in consequence of the abatement causes a different effect from that intended by the abater is liable for the effect caused in the same manner and to the same extent as if he had abated the act with the intention of causing that effect, provided he knew that the act abated was likely to cause that effect। तो इसके अंदर फिर वही provided that, इसका मतलब क्या है, यदि उसको ये पता है कि ये काम करते वक्त ये भी हो सकता है कि जैसे चोरी करने के लिए भेज रहा है, तो चोरी के अंदर हाथापाई हो सकती है, चोट पहुंच सकती है, सारी चीज़ें हो सकती हैं, उसको पता है, उसके जहन में है ये बात, तो यदि उस चोरी करते वक्त उस दौरान कोई घटना घटती है तो ही विल बी लायबल, अबेटर लायबल होगा। लेकिन चोरी का और रेप का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा उसमें हुआ, एक चोर को चोरी करने के लिए भेजा, उसने देखा बहुत ही सुंदर लड़की है और उसने क्या कर दिया, ही कमिटेड रेप अपॉन हर, उसने उस लड़की का रेप कर दिया। तो ये उसका कोई इफेक्ट नहीं है, अपना बचाव करना, मारपीट होना, चोट पहुंचाना, ये हो सकता है। तो इसके लिए ना तो अबेटर ने कहा और ना वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है उस चीज़ का, संभावना भी नहीं है कि भाई बचाव के अंदर, ये तो ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्ट है, एंड दिस एक्ट इज कम आउट फ्रॉम द लस्ट ऑफ दैट पर्सन, उसकी दुर्भावना की वजह से ये हुआ है। दुर्भावना खैर चोरी में भी होती है, लेकिन कुल मिला के उसके लिए उसने प्रेरित नहीं किया था, तो वो किसके लिए लायबल होगा, केवल चोरी के लिए। और ये बंदा जो घर में घुसा है, ये किसके लिए लायबल होगा, ये चोरी के लिए भी लायबल होगा और रेप के लिए भी होगा। तो समझ में आ गया। तो यहाँ क्या है, सिर्फ एक चीज़ है, ही न्यू और दैट द एक्ट अबेटेड वॉज लाइकली टू कॉज दैट इफेक्ट। इसको ये पता होना चाहिए कि उसका परिणाम ये हो सकता है। यदि उसका परिणाम दूर दूर तक ऐसा नहीं है तो वो लायबल नहीं है, और या उसको पता ही नहीं है किसका ये हो सकता है तो भी लायबल नहीं है। इलस्ट्रेशन देखो, ए इंस्टिगेट बी टू कॉज ग्रीवियस हर्ट टू जेड। अब उसने कहा कि भाई इसकी अच्छी तरह से तसल्ली करा। अब वो अच्छी तरह से तसल्ली करने में नाक की थोड़ी पिटाई होती है कि 3 थप्पड़ मारने, इतनी फोर्स से मारने, इतनी इंटेंसिटी से मारने, इस जगह मारने, और बचाव के अंदर भी वही बचाव में, ये मारने में तो कहीं भी उल्टी सीधी जगह लग सकती है। तो उसके अंदर क्या है, कहा क्या गया था कि ग्रीवियस हर्ट पहुंचानी है, और हो क्या गया, मर्डर।
तो उसको पता है कि ग्रीवियस हर्ट और मर्डर के अंदर बहुत छोटा डिफरेंस है। तो यदि ग्रीवियस हर्ट देने गया है और यदि मर्डर हो जाता है तो उसमें क्या हो जाएगा, उसी का लीगल कॉन्सिक्वेंस माना जाएगा। तो इसलिए जेट डाइज इन कॉन्सिक्वेंस, किसकी वजह से, ग्रीवियस हर्ट की वजह से। हेयर इफ ए नोज दैट द ग्रीवियस हर्ट अबेटेड वाज लाइकली टू कॉज डेथ, यदि उसको ये आशंका थी कि उसकी मैं ज़्यादा पिटाई कराऊंगा तो मर सकता है, देन ही इज़ लायबल टू बी पनिश विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर मर्डर, तो उसको वही पनिशमेंट मिलेगी जो मर्डर के लिए मिलनी चाहिए। क्लियर। आगे थोड़ी सी क्लास लंबी होगी लेकिन ये समझना जरूरी है, और बीएनएस से आप धीरे धीरे करके एक एक को पढ़ेंगे और डिफरेंस को देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, और जनरली क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, बीइंग एन जज और बीइंग एन एडवोकेट, ये सारी चीज़ें आपको इनसे 2-4 होना पड़ता है यदि आप क्रिमिनल एडवोकेट हैं तो। ये बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इस पर थोड़ा सा हम फोकस ज़्यादा दे रहे हैं। अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। अब इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, अबेटर हो या ना हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अपराध की इंटेंसिटी पे फ़र्क पड़ता है। बहुत सारी बार आप पिक्चरों में देखा होगा, उसने कहा कि जाओ उसका मर्डर कर दो और वीडियो रील बना के मुझे दिखाना। तो इसका मतलब क्या है, वो देखना चाहता है, क्रूरता थोड़ी बढ़ गई है उसमें। वो कहता है कि ठीक है इसको मारना है लेकिन मेरे सामने मारना है, तो इसका मतलब क्या है, वो और भी क्रूर है। तो इसके अंदर क्या है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है। एक आदमी कहता है ठीक है मार देना भाई, कैसे भी मारो, वो तुम्हारी हेडेक है। तो वो कैसे मारते हैं, किस तरीके मारते हैं, ही इज़ लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दैट, ही इज़ लीस्ट इंटरेस्टेड इन दैट। लेकिन जब ये कहता है मेरे सामने मारना है, इस तरह से मारना है, तो ये क्या है, इट मीन्स ही इज़ मोर क्रूअल। तो वहाँ देखो, तो उस सूरत में क्या होगा, सेक्शन 54, वेन एवर एनी पर्सन हु इज़ एब्सेंट would be liable to be punished as an abater is present when the act or offence for which he would be punished in consequence of the abatement is committed. He shall be deemed to have committed such act or offence. क्या माना जाएगा कि उसी ने किया है। ये तो एब्सेंट की बात कर रहे हैं। वेन एवर एनी पर्सन हु इज एब्सेंट, जो एब्सेंट है वो भी ऐसा ही माना जाएगा, लेकिन यदि वो प्रेजेंट है तो वो इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी उसके अंदर। तो यहाँ पर कह रहे हैं यदि एब्सेंट भले ही हो तो भी वो ऐसा ही माना जाएगा। ये सेक्शन 54 जो है ये उसी के बारे में कह रहा है। हु इज एब्सेंट वुड बी लायबल टू बी पनिश्ड एज एन अबेटर इज प्रेजेंट व्हेन द एक्ट और ऑफेंस इज देयर। ठीक है, तो वेन एवर एनी पर्सन हु इज एब्सेंट वुड बी लायबल टू बी पनिश्ड एज एन अबेटर, उसको भी इज प्रेजेंट व्हेन द एक्ट और ऑफेंस फॉर विच ही वुड बी पनिश्ड इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट इज कमिटेड, ही शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड सच ऑफेंस। वो माना जाएगा कि उसने एब्सेंट है तो भी, और प्रेजेंट है तो फिर वो है ही, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर लाइफ। तो ये अब इम्प्रिजनमेंट के बारे में आ गए कि कोई भी अपराध ऐसा होता है, अपराध हो गया तो अभी तक हम देखते आए हैं, जो अपराध यदि हो गया, घटित हो गया, तो उतनी ही सजा है जितना वो अपराध हुआ है, जिस तरीके से हुआ है। लेकिन कुछ सूरत ऐसी होती है जहाँ में अपराध नहीं हो पाता या कोई बचाव हो जाता है, तो वहाँ पर कितनी सज़ा होगी, क्योंकि अपराध नहीं हुआ तो वो आदमी तो अपराध नहीं हुआ। इसमें भी एक है, इसके अंदर एक बिहार की साइटेशन है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो उसमें वो क्लियरली कहती है यदि अपराध नहीं हुआ तो भी, और यदि एक्विट हो जाता है तो भी, बंदा एक्विट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अबेटर भी फ्री हो गया चार्जेस से। अबेटर ने तो अपना काम किया है, वो यदि एक्विट हुआ है तो दे आर सो मेनी रीजन फॉर दैट, तो उन रीजंस को, उसके एक्विटल को वी कैनॉट कंसिडर दैट रीजन विद द इनोसेंट ऑफ अबेटर, हम उसके साथ उसको लिंक नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। तो यहाँ क्या होगा, यदि वो एक्विट भी हो गया, बरी भी हो गया, तो भी अबेटर इज लायबल, जो उसने अबेटमेंट किया है ही वुड बी लायबल फॉर दैट। तो यदि उस सूरत के अंदर अब फिर सजा कैसे मिलेगी, क्योंकि ऑफेंस तो यहाँ हुआ ही नहीं है,
तो यहाँ जो सज़ा मिलेगी, यहाँ उन सज़ा की बात हो रखी है, किस तरह से मिलेगी, वो कितनी मिलेगी। तो अब देखो 55, whoever obeys the commission of an offense punishable with death or imprisonment of life, या तो जिसमें सज़ा क्या है, या तो फांसी की सज़ा है, और यह क्या है, कैपिटल पनिशमेंट है, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है, आजीवन कारावास है। शेल इफ द ऑफेंस बी नॉट कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट, अबेटमेंट तो हुई है लेकिन वो किसी कारण से वो अपराध नहीं हुआ, तो क्या होगा। एंड नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड अंडर दिस संहिता फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अबेटमेंट, और संहिता के अंदर कोई प्रोविजन नहीं दे रखा उसके बारे में एक्सप्रेस। तो बी पनिश्ड विद imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, तो 7 साल तक की सजा उसको दी जा सकती है। and shall also be liable to fine, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। and if any act for which the abater is liable in consequence of the abatement and which causes hurt to any person, अब ये तो सूरत हो गई जैसे उसने कहा था किसके लिए, मर्डर के लिए, और मर्डर नहीं हुआ तो 7 साल तक की पनिशमेंट हो जाएगी। लेकिन मर्डर करने गया था, सामने वाला तो कराटे का चैंपियन निकला, उसने उसी की रंगाई बना दी, लेकिन उसको भी थोड़ी बहुत चोट पहुंच गई, तो क्या होगा, अबेटर का क्या होगा। हाँ देख रहे कि उस मर्डर करने के लिए भेजा था, उसने मर्डर करने की कोशिश की तो मर्डर नहीं हो पाया, लेकिन जिसका मर्डर करने गया था उसको चोट पहुंच गई, तो यहाँ लिखा है वर्ड हर्ट। तो हर्ट के अंदर छोटी मोटी भी हो सकती है, तो पहुंची है, तो इज डन द अबेटर शैल बी लाइबल टू बी इम्प्रिजनमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म विच में एक्सटेंड टू 14 ईयर्स एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो वो कितनी बढ़ जाएगी, जस्ट डबल हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि कोशिश तो हुई, भले ही वो सफल ना हुई हो, तो वहाँ पर सजा की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। वो कितनी हो जाएगी, एक्सटेंड टू 14 ईयर्स, 7 साल से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 14 साल। इलस्ट्रेशन देखें, ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर जेड, द ऑफेंस इज नॉट कमिटेड, ठीक है, बट इफ बी हैड मर्डर्ड जेड ही वुड हैव बीन सब्जेक्टेड टू द पनिशमेंट ऑफ डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। यदि वो हो गया होता तो इन दोनों में से कुछ एक मिलती। देयरफॉर ए इज लायबल टू बी इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, तो 7 साल तक। एंड इफ हर्ट टू बी डन टू जेड, और यदि इस मामले में जेड को थोड़ी सी भी चोट वोट पहुंच जाती है तो कितना हो जाएगा, 14 साल। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि यदि हर्ट हो जाती है, चाहे छोटी, इसलिए हर्ट लिखा हुआ है, ग्रीवियस हर्ट नहीं लिखा, चाहे छोटी भी चोट लग जाती है तो भी वो कितना हो जाएगा, पनिशमेंट जस्ट डबल हो जाएगी उससे, ठीक है। तो यहाँ पर आज यहीं तक रखते हैं, आगे ये जो सेक्शंस हैं बाकी के वो फिर अगली क्लास में लेंगे। विवेचना जुडिशरी एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।